नमस्कार, राजनीति देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। राजनीति में आज बात नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार तेज हो रहे आंदोलन की। देश के तमाम शहरों में आम लोग सड़कों पर उतरकर नागरिकता कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। छात्रों, युवाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी इन विरोध प्रदर्शनों को खास बना रही है और अब सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता भी दलों की दीवार तोड़कर एक साथ सड़क पर उतर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर क्यों संघर्ष हो रहा है। सवाल ये भी है कि नए नागरिकता कानून और एनआरसी का मेल क्या वाकई खतरनाक है, जैसा कि आंदोलन में शामिल लोग, संसद में कानून का समर्थन करने वाले दल भी अब कहने लगे हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि जो नागरिक देश की सरकार बनाते मिटाते हैं, उन्हें अपनी नागरिकता के मुद्दे पर ही अब सरकार के खिलाफ संघर्ष करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। अगले आधे घंटे पर हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शारिक नदीम मौजूद हैं जो कि AMU के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ चंदा यादव हैं, जामिया की स्टूडेंट हैं। अख्तरिस्ता अंसारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि जामिया की स्टूडेंट हैं। और कमलप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ रही हैं, आयसा के नेता हैं, स्टूडेंट लीडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करती हूँ चर्चा की और हम हर संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो सवाल इस कानून पर खड़े हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, जो सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो प्रदर्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत सबसे पहले मैं चंदा आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरेंगे और इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होगा। ये हो रहा है, आज पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हमने जामिया से देखी और आपकी वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई। आखिर क्यों आप लोगों को लगा कि ये वो वक्त है जब सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? अगर बात है नागरिकता संशोधन का, तो नागरिकता संशोधन जो है कि किसी एक धर्म या फिर लोगों का नहीं है। हाँ। अगर इस पे जब सरकार अटैक कर रही है, जो तानाशाही सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जब अटैक कर रही है, तो देखिए कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों सब पे अटैक हो रहा है। ये सबकी बात है। तो हमें, अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सरकार जिस तरीके से तानाशाही पूरे देश में चला रही है और गिन चुन के हर यूनिवर्सिटी पे वो अटैक कर रही है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो JNU हो, चाहे DU हो, चाहे जामिया हो, चाहे MU हो, तो हर जगह वो अटैक कर रही है। तो हम सब जो है कि इस पे हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। हम छात्र ही जो है कि इस देश की जो है कि अभी नए भविष्य है, तो हम आवाज़ उठाएंगे नहीं तो कौन उठाएगा। लेकिन शारिक, मुझे आप ये बताइए, आप AMU के स्टूडेंट हैं और AMU में भी जिस तरीके से ब्रुटैलिटी हुई उसकी भी बहुत चर्चा हुई। अगर इस देश के गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी धर्म के नागरिक हों, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, आप क्यों भरोसा नहीं करना चाहते? आपको क्यों यकीन नहीं होता? देखिए मैम, इसको आप CAB और NRC को दोनों को अलग करके हम नहीं देखते हैं। हम सबसे पहले NRC के ऊपर आते हैं कि NRC का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास असम का। जो असम में जो हुआ, NRC का एक राउंड पूरा असम में हो चुका है, उसके बाद भी सरकार उसको दोबारा करवाने के लिए तैयार है। उसके खर्च के ऊपर अगर आप जाइएगा तो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा उसके ऊपर खर्च हो चुका है। उसके बाद वो पूरे NRC में सरकार को जब ये पता चला कि जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो ज़्यादातर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको दोबारा से कराने का वो चीज़ कर दिया। साथ में एक और चीज़ ये है कि इस NRC में आप देखिएगा कि बहुत से जाने माने लोग, बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जिनके मतलब बेटा, उनके पोता, उनका नाम हटा दिया गया। मैं बात करना चाहूँगा उन ट्रांसजेंडर की, जो 2000 ट्रांसजेंडर जो NRC के नेम से हटा दिया गया। तो इस तरीके से उसके बाद ये पूरा जो है, इसको जोड़ के इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि NRC में क्या था। NRC में इन्होंने पहले बोला कि हम लोग जो हैं वो बाहर से जो लोग घुसपैठी कर रहे हैं उनको हम लोग छांटना चाहते हैं, ठीक है, इस वजह से हम NRC कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने उसको क्लासिफाइड कर दिया कि हाँ, NRC में हमने ये कर दिया, अब उनको हम सिटीजनशिप देंगे। और सिटीजनशिप किनको देंगे, तो एक पार्टिकुलर उन्होंने चूज़ कर लिया कि ये कम्युनिटी इन लोगों को देंगे। मेरा सबसे पहले सवाल है कि
सिटीजनशिप एक्ट का जो है वो पहले से ऑलरेडी है, एक बना हुआ है कि आप सिटीजनशिप इंडिया में ले सकते हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि CAA से तकलीफ नहीं है बल्कि NRC से तकलीफ है? दोनों से तकलीफ है, NRC से भी तकलीफ है। NRC से तकलीफ इसलिए है सबसे पहले कि NRC में हम कैसे ये प्रूफ कर पाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सिर्फ रिप्रेजेंट करने नहीं आया, मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ID कार्ड नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रॉपर, जो 1951 से पहले की डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो सड़क पे सोते हैं, वो लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? ठीक है। और असम में तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी प्रभावित हो रही है, और इसे हम और समझेंगे कि आखिर क्यों ये किसी खास कम्युनिटी से, आखिर क्यों ये सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी हुई बात नहीं है, जुड़ा हुआ मसला नहीं है, आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, अब इस पर भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सेंट्रिक कर दिया जाता है कभी कभी पूरी बहस को। लेकिन मैं आगे बढ़ते हुए अख्तरिस्ता में आपसे बात करना चाहती हूँ, और आपसे भी मैं वही समझना चाहती हूँ कि देश के इन हालातों में आपको क्यों आखिर लगता है कि आप लोगों को सड़क पर आना चाहिए और आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की तरह ये पूरा शुरू हुआ, आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थिति ख़राब भी हो रही है। कैसे आप देखती हैं इसको? देखिए, ये जो एक्ट पास हुआ है हम इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि वो जो दूसरे देश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको सिटीजनशिप देगी, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, और उसमें से मुस्लिम्स कम्युनिटी जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। हम रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में वो नहीं बात कर रहे हैं, जो श्रीलंका में जो तमिल है उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में हम शिया कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में जो मुस्लिम्स है जिसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और वो सिटीजनशिप देना चाहते हैं दूसरे देश में माइनॉरिटीज़ को। लेकिन अब अगर हम रिसेंट एग्जाम्पल देखें जामिया में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में, तो कैसे जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अटैक किया जा रहा है कैंपस में घुस के, बिना परमिशन के। जो छात्र हैं जो वहाँ पे रीडिंग हॉल में बैठे हैं, जो लाइब्रेरीज़ में बैठे हैं, उनको कैसे मारा जा रहा है। और बस मारा नहीं जा रहा है, बहुत ही कम्युनल चीज़ें बोली गई हैं, जैसे आप जिन्ना की औलाद हैं, आप एंटी नेशनल्स हैं, आप देश का नमक खाते हैं, आपको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का। और मारा जाता है वहाँ पे स्टूडेंट्स को, बहुत ही ब्रूटली मारा गया है। और बस मारा इसीलिए नहीं गया है कि आप चले जाइए प्रोटेस्ट मत करिए, लेकिन ऐसा मारा गया है कि ऐसा लग रहा था कि बस मार ही देना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक का आँख जो है पूरा डैमेज हो गया है, और एक नहीं, लेकिन मैं कुछ और समझने की कोशिश कर रही हूँ, और इसके लिए मैं कंवलप्रीत कौर आपके पास आती हूँ। आप आइसा से जुड़ी हुई है, स्टूडेंट लीडर हैं। कंवलप्रीत, क्या इसे इस तरह देखा जाए कि ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी की बात है? क्योंकि जब बात देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की आती है तो ये हर नागरिक पर बात आकर टिकती है, और इसीलिए आज बहुत सारे लोग हाथों में तख्तियाँ लेकर ये कह रहे हैं कि ये देश जिसका भी है, हम संविधान बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। आखिर संविधान पर खतरा क्यों नजर आता है आप लोगों को? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने एक रैली में इस बात को कहा था कि जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, वो अपने कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। लेकिन आज अगर आप भारत में देखें तो जगह जगह पे, हर एक सिटी के अंदर आज प्रोटेस्ट हुआ है, जिसमें हर एक धर्म के लोग खड़े हुए हैं इस बात को कहने के लिए कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट आया है ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। ना सिर्फ इसमें मुसलमानों को बाहर किया गया है, बल्कि ये पूरा लाने का मकसद भी एक है कि इस देश के अंदर इस देश के अंदर फिर से विभाजन करने की प्रक्रिया शुरू हो। और ये सिटीजनशिप एक्ट, जैसे कि शारिक ने भी बताया, वो बिल्कुल हम सब लोग छात्र NRC जो आने वाला है उसके साथ जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि असम का एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट है। पहले आप NRC कराने की बात करते हैं, 19 लाख लोग उसमें से बाहर होते हैं, जिसमें आपके खुद के आर्म फोर्सेस के भी लोग हैं जिन्होंने देश को सर्व किया है बॉर्डर पे, वो लोग भी NRC की इस प्रक्रिया से बाहर हुए। जब आपको मालूम पड़ा कि 15 लाख उसमें हिंदू हैं, तो आप सिटीजनशिप एक्ट को यहाँ पर ले आए, ये बोलते हुए कि अब आप लोग सुरक्षित हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि मुसलमान इस देश का कहाँ जाएगा, जिसने उस समय में इस भारत के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को चुना। आज आप उसी से ही इस बारे में आप उसी से ही ये कह रहे हैं कि अब आप इस देश में रहने लायक नहीं हैं। जो जामिया में हुआ, जो अलीगढ़ में हुआ, ये दो स्पेसिफिक चीज़ें हैं कि जानबूझ के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को डराया जा रहा है ताकि वो अपनी नागरिकता तो दूर की बात है, वो अपनी आवाज़ भी ना उठा पाएँ, जो आज उनके साथ हो रहा है। और मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी जो ज़रूरी है मुझे लगता है कहना, कि ये ना सिर्फ मुसलमानों का सवाल है, उनका सवाल तो है और हम उनके साथ खड़े हैं,
बल्कि ये इस देश के अंदर जो भी अमन पसंद आदमी है, जो भी इस देश के संविधान में यकीन करता है, जो इस देश में रह रहा है इस यकीन के साथ कि देश का संविधान है जो उसकी सुरक्षा करेगा, उसके पास कुछ अधिकार है। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है खतरे में है। कमलप्रीत, जरा और विस्तार से मुझे ये बताइए, क्योंकि देखिए ये भी कहा जा रहा है आजकल, जहां भी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, एक ये नरेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। जो सड़कों पर उतरे हुए प्रदर्शनकारी हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड है। मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह से बात कर रही हैं उसको जरा और एलोबरेट करके बताइए कि CAA से आपको क्यों दिक्कत है। अगर CAA NRC के साथ है क्या तभी आपको दिक्कत है? क्योंकि अगर CAA NRC के साथ है तो उसका विरोध करने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं जो आई हैं। BJD सामने आई है, JDU के अंदर से भी आवाज उठी है, अकाली दल ने भी कहा है। लेकिन CAA अगर आप ये कहती हैं कि 2 नेशन थ्योरी पर आधारित है और अगर स्टूडेंट्स इस तरह सोच रहे हैं तो उसे जरा और विस्तार से मुझे समझाइए। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है हम उसके भी विरोध में हैं और हम उसको एक अलग रूप से NRC के साथ जोड़ के देख रहे हैं। मैं पहले बताऊं कि हम CAA के विरोध में क्यों हैं। हम इसलिए विरोध में हैं क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी बंदा इलीगल नहीं है और आप अगर सच में किसी रिफ्यूजी की हमारी सरकार को चिंता है तो सिर्फ 3 देश ही क्यों, सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान ही क्यों, और उसमें भी अगर आप उन लोगों को नागरिकता देना चाहते हैं जो कि नॉन मुस्लिम है तो उस देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अहमदी कम्युनिटी एक है जिसको वहाँ पर इवन मुस्लिम का भी दर्जा नहीं दिया जाता, माना जाता है कि मुसलमान नहीं है। उनके साथ अधिकतर तौर पे बहुत ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। आप उनको भी नागरिकता दीजिए। इवन मुस्लिम कोई होमोजीनियस कैटेगरी तो है नहीं, बहुत सारे सेक्ट्स हैं उसमें जिसके साथ वहाँ पर शोषण होता है। फिर हमारी एक और बात आती है कि अगर आप सच में अपने आसपास के देशों के लोगों के लिए इतना ज़्यादा चिंतित हैं और भारत का सिविलाइजेशन इस चीज़ के ऊपर आधारित है कि कोई भी भारत में पीड़ित आदमी आकर रह सकता है चाहे उसके साथ जो भी शोषण हुआ हो, तो आपके पास म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम हैं जिनके साथ जीनोसाइड कमिट किया गया, यूनाइटेड नेशंस तक में वहाँ पे बड़े बड़े मंचों में इस बारे में बात किया जा रहा है। तो आप वो आपके देश में रह रहे हैं, आप उनके आप कह रही हैं कि जो देश का जो सेकुलर फैब्रिक है उसके लिए ये नागरिकता संशोधन कानून ठीक नहीं है, और उसी को मैं चंदा आपसे भी समझूंगी जो तिब्बत से आए हैं उनके बारे में। मैं वापस आती हूँ आपके पास कमलप्रीत। चंदा, मैं आपसे भी समझूंगी क्योंकि देखिए जामिया के बारे में जब भी बात होती है, AMU के बारे में जब भी बात होती है तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ही कहा कि खास तरह से टारगेट किया जा रहा है, खास तरह से खास निगाह से देखा जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ को और जानबूझकर के पुलिस का रवैया ऐसा होता है। आप खुद हिंदू हैं, जामिया के स्टूडेंट हैं, आखिर क्यों ये जो नैरेटिव है ये क्यों पैदा होता है और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? दरअसल अगर देखा जाए तो अगर जो ये लोगों के बीच में सारी चीज़ें की जा रही है, ये मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से मुस्लिमों पे अटैक कर रही है तो इसे तो यही संदेशा या फिर ये है कि वो जो है कि पूरा मुस्लिमों पे अत्याचार कर रही है और पूरा एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहती है, जिसके जो है कि ये हमारा देश जो है कि सिर्फ एक ही धर्म का नहीं है, यहाँ पे अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अलग उनका कल्चर है, अलग अलग पहनावा ओढ़ावा है। तो सिर्फ मुसलमानों से आपको क्यों नफरत है? यहाँ पे AMU और जामिया से क्यों नफरत है? जिस तरीके से आप पुलिसों से इतनी बर्बरता तरीके से मरवाते हो बच्चों को, तो यही होगा ना कि सिर्फ मोदी गवर्नमेंट जो है कि मुसलमानों पे जो है कि अटैक कर रहा है और इतनी बर्बरता के साथ किया जा रहा है। तो जो मोदी गवर्नमेंट है सीधे जो है कि ये मुसलमानों पे अटैक कर रही है। अच्छा, आपको ये लगता है कि जानबूझ करके? जी। लेकिन जो जामिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से बात करते हैं, ज़रा मैं ये समझूंगी आपसे, क्योंकि देखिए पूरा जो ये मसला उठा और जिस तरीके से जामिया स्टूडेंट्स पर, AMU स्टूडेंट्स पर जो बारबरिक तरीके से उनको कोशिश की गई रोकने की, उसके बाद यही कहा गया कि इन यूनिवर्सिटीज़ को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया है। यही इसी तरह के प्रोटेस्ट अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ पर हुए तो नहीं उस तरह से टारगेट किया गया। तो आप लोग जब जामिया में पढ़ते हो, आप लोग जब इस तरह की खबरें सुनते हो तो कैसे अपने आसपास जो आपके और मुस्लिम दोस्त हैं कैसे बात करते हैं आप लोग? इसका सोल्यूशन क्या लगता है? अभी जामिया अगर एक मुसलमानों के प्रति जो लोगों के माइंड में नैरेटिव बनाया गया है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मतलब बहुत कट्टर टाइप के। मैं जामिया में खुद पढ़ती हूँ, मुझे आज तक किसी ने ऐसा फील नहीं कराया।
बहुत अच्छे से मिलना जुलना, वहाँ पे सबके साथ खाना पीना। लेकिन जो एक बना दिया गया है मानसिकता कि ये कट्टर होते हैं तो हिंदुओं को मार डालेंगे, न जाने क्या कर डालेंगे, तो अभी तक ले तो जामिया में ऐसा किसी जब आप जामिया में नहीं पढ़ती थी तब आप जो थी और जामिया में आने के बाद क्या फ़र्क आया आपने? मैं जामिया में जब नहीं पढ़ती थी तो मेरे मोहल्ले में जो है कि 2-3 ही जो है कि मुसलमान थे, तो घर वाले काफ़ी उनके प्रति एकदम वो बनाए थे कट्टरता के टाइप का कि ये मुसलमान है, इनसे मतलब इनके घर नहीं जाना है, खाने पीने ये नहीं करना है। जब मैं जामिया में आई तो काफ़ी मतलब मैं देखी, लोगों से मिली जानी, तो एकदम ही मतलब जो एक बनाया गया है मानसिकता उससे बिल्कुल भी अलग है, एक धर्म को लेकर जो अटैक किया जा रहा है। ठीक है, तो बार बार सेक्युलर फैब्रिक की बात हो रही है, धर्मनिरपेक्ष ढांचा जो है देश का उसकी बात हो रही है। हम और समझने की कोशिश करेंगे और प्रदर्शनकारियों पर और भी बहुत तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये जो छात्र हैं वो गुमराह किए जा रहे हैं, क्या वो छात्र कंफ्यूज्ड हैं। हम इसे भी और विस्तार से समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शारिक नदीम, मैं आपका रुख करती हूँ, AMU से आप पढ़ाई कर रहे हैं। शारिक, ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उकसा रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पे आपको पूरा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। हम लोग तकरीबन 8 तारीख से स्टार्ट कर दिया था। हम लोग एक स्टडी सर्कल वहाँ पे चलाते हैं, फातिमा शेख स्टडी सर्कल के नाम से। एक पब्लिक टॉक हमने रखा कि इसके चीज़ के ऊपर कि CAB आइए, आप लोग CAB NRC के बारे में समझिए। हम लोगों ने 8 को भी रखा, 10 को हमने दोबारा रखा। फिर जब हम लोगों ने 10 को रखा तो हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट का कॉल दे दिया कि हम लोग एक मसाल जुलूस करते हैं। तो वहाँ पे जो नैरेटिव था वो सारे स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट का था। हम लोग एक मसाल जुलूस लेकर के रात को बहुत बड़ी तादाद में AMU के इसमें प्रोटेस्ट किया। हम लोग बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद भी हम लोग लगातार उस चीज़ के ऊपर बने रहे। फ्राइडे को भी हम लोगों ने जुमे की नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया। उसमें तमाम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे लोग साथ थे, वो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो 15 तारीख को जो हुआ, इसमें कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं था। बच्चे इतने सेंसिबल तो हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो बैचलर्स कर रहे हैं वहाँ पे, जो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, सोशल वर्क। मैं तो खुद साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो उसके बाद भी मुझे इसमें पता है कि रुचि है कि मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है कि किस तरीके से सरकार टारगेट किए जा रही है, कि यूनिवर्सिटी को भी साथ के साथ पूरे सेंट्रलाइज को भी। तो हम लोगों की लड़ाई वो दोहरी होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम लोगों की दोहरी लड़ाई होती है। एक तो हर बार हम लोगों को एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं, हम लोग संविधान के साथ हैं, हम लोग इंडिया के साथ हैं, नहीं तो हमें एक लॉयल्टी प्रूफ करना पड़ता है हम लोगों को हर बार। दूसरी चीज़, हम लोगों को उसके साथ साथ पूरे सेंटर में जो हो रहा है उस चीज़ पे भी आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर आप देखिएगा, अभी एक कार्टून भी आया था सोशल मीडिया पे कि लेफ्ट की भूमिका कौन निभा रहा है। आज के डेट में लेफ्ट की भूमिका स्टूडेंट निभा रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका। तो विपक्ष की भूमिका स्टूडेंट मूवमेंट निभा रहे हैं। पहले ये चीज़ सिर्फ JNU तक सीमित था, अब वो चीज़ और लार्जर पिक्चर में आ गया है, सारी यूनिवर्सिटीज़। ये प्रोटेस्ट के बाद AMU, जामिया, कलीकट, जितनी यूनिवर्सिटीज़ है आज पूरे देश में है प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, लेकिन मैं आपके पास फिर से आना चाहती हूँ अख्तरिस्ता। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने भी एक रैली में कहा, झारखंड में वो रैली कर रहे थे, वहाँ पर कहा कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो इस तरह के जो प्रदर्शन है उनको हवा दे रही हैं और एक तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि साजिश की जा रही है। जब आप इस तरह से सुनते हैं, क्योंकि आप लोग खुद सड़कों पर उतरते हैं, लाठियां भी खाते हैं, कई बार टॉर्चर किया जाता है, जब इस तरह की तोहमतें सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है एक स्टूडेंट के तौर पर? जो हमारा प्रोटेस्ट हो रहा था, ऐसा नहीं था कि हमने अचानक से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। उसके पहले हमने काफ़ी पब्लिक टॉक ऑर्गेनाइज कराया था कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर भी हमने काफ़ी नुक्कड़ सभा हमने ऑर्गेनाइज कराया था कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे देश में, कैसे जो ये फासिस्ट गवर्नमेंट है वो कैसे एक तरीके से इम्पोज कर रही है अपना जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है और एक
पूरा जो हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका जो प्रोपेगेंडा है वो कैसे चाहती है कि हम उसको एक्सेप्ट करें बिना कुछ बोले, बिना कुछ आवाज़ उठाए। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट अचानक से स्टार्ट हो गया। हमने काफ़ी लोगों को पहले अवेयर किया, हमने पब्लिक टॉक्स कराई। उसके बाद ये जो हमारा जामिया का जो मूवमेंट है ये 12 तारीख से चल रहा है। हमने जो 12 तारीख को जो फर्स्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट CAA और अगेंस्ट NRC, वो पहला जो मार्च था उसको विमेन स्टूडेंट्स जो जामिया की थी उन्होंने लीड किया था और ये चलता आया है। और 13 तारीख को भी अटैक हुआ है, हमारे कैंपस में घुस के टीयर गैस छोड़ा गया है स्टूडेंट्स पे, काफ़ी फायरिंग की गई है। कैंपस के अंदर घुस के जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे स्टूडेंट्स को मारा गया है, जो एग्ज़ाम्स दे रहे थे, जो कॉमन स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट। आप ये कह रही हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप स्टूडेंट के तौर पर ये समझती हैं कि वाकई बाहर निकलना अब ज़रूरी है और अगर अभी बाहर नहीं निकलेंगे तो संविधान नहीं बचेगा, आप ये कह रही हैं? जी बिल्कुल। और हम लोग इसको बिल्कुल एक बाइनरी में नहीं देख सकते कि मुस्लिम्स की बात है, क्योंकि हम लोग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से आते हैं। ये अगर आज मुस्लिम्स पे हो रहा है तो कल ये हिंदूज़ पे भी, जो लोअर कास्ट हिंदूज़ है, दलित है, आदिवासी है या महिलाएं हैं, उनके साथ भी हो सकता है। तो हम लोग का जो पूरा ये प्रोटेस्ट है, हम लोग बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करके हम इसको नहीं दिखाना चाहते। ये बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जो डेमोक्रेटिक हमारा जो कंट्री जो है डेमोक्रेसी पे चलता है, हम उसको बचाने के लिए निकले। हम बिल्कुल ये कम्युनल जो हमारा जो नैरेटिव दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। हालांकि आज तो बहुत बड़ी हस्तियों को भी गिरफ्तार किया गया और ऐसा लगा कि पहले से ही पुलिस जो है उसने पूरा इंतजाम कर रखा था। कई मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद हैं, बंद किए गए, अब तो हालांकि धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, लेकिन रामचंद्र गुहा को आज गिरफ्तार किया गया कैमरे के सामने ही, उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन कमलप्रीत, मैं आपके पास आती हूँ। कोर्ट की बात जब आती है, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप लोग कोर्ट का इंतज़ार क्यों नहीं करना चाहते? कोर्ट ने तमाम जो याचिकाएं हैं उसका संज्ञान लिया है और एक तारीख मुकर्रर कर दी है कि इस दिन हम 22 जनवरी को हम सुनवाई करेंगे। कोर्ट का क्यों नहीं इंतज़ार करना चाहते हैं आप लोग? सड़कों पर उतरना क्यों ज़रूरी समझते हैं? देखिए, इस दौर के अंदर जो पूरे कोर्ट का रवैया रहा है और आज भी कोर्ट के अंदर लॉयर्स को, हमारे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आज मैं आपको बता दूं क्या हुआ। वहाँ पे लॉयर्स गए थे इस चीज़ के बारे में कोर्ट से रिलीफ मांगने के लिए कि जामिया के स्टूडेंट्स पे जो फेक FIR किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा, हमला दिल्ली पुलिस ने किया लेकिन FIR स्टूडेंट्स पे कर दिया, उसमें आप स्टूडेंट्स को रिलीफ दीजिए। और कोर्ट से ये भी मांग करने गए थे कि आप एक हाई लेवल कमेटी बनाइए और इन्वेस्टिगेट करिए कि जामिया के अंदर उस दिन लाइब्रेरी में जो अटैक हुआ, जो पूरा स्टूडेंट्स के ऊपर एक उनको मारने का जो पूरा रवैया दिल्ली पुलिस का था, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। उस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लॉयर्स जो इतने सीनियर एडवोकेट हैं उनको ये बोलना पड़ा कि जो कोर्ट कर रहा है वो बहुत गलत है और शेम के वहाँ पर भी उन्होंने नारे लगाए। तो मेरे हिसाब से ये जो लड़ाई है ये आज हमारे देश के सभी इंस्टीट्यूशन से और ऊपर उठ चुकी है। ये लड़ाई इस चीज़ को तय कर रही है कि भारत कैसा देश रहेगा। क्या ये एक संविधान से चलने वाला देश रहेगा? क्या एक ऐसा देश रहेगा जहाँ पे नागरिकों के पास ये अधिकार रहेगा कि वो सड़कों पे उतर के अपनी सरकार से ये मांग कर सके कि जो आप कानून लाए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन आज ये बोलने की भी हमें आज़ादी नहीं दी जा रही। आज हम ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देश भर में होने थे, लेकिन जो कॉलोनियल लॉ है सेक्शन 144 हर जगह लगा दिया गया, मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या हम पीसफुली इस बारे में बात भी नहीं कर सकते कि जो कानून बनाया जा रहा है, हमारे लिए ये कानून बनाया जा रहा है, उसके साथ हमारे मतभेद हैं? क्या हम अपनी सरकार को नहीं बता सकते? यही बताने के लिए लोग सड़कों पे उतरे हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ ने वोट दिया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस कानून के पक्ष में, आज हमारे प्रोटेस्ट के, आज स्टूडेंट्स और यूथ के प्रोटेस्ट के दबाव में वो इस बात को कह रही हैं कि हमने प्रेशर में दिया। अभी AIADMK का ये स्टेटमेंट आया है कि हमारे ऊपर बहुत भाजपा ने दबाव डाला था तो हमने वोट करना पड़ा। अकाली दल अब इस बारे में डिमांड करने लगा है कि हाँ कानून तो ठीक है लेकिन मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है, उनको भी इंक्लूड करिए। JDU तक के अंदर इस तरह से बातें चल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन की एक बड़ी भूमिका रही है कि आज बाकी सारी पार्टीज को ये एडमिट करना पड़ा है कि ये जो कानून आया है लार्जर देश के लोगों को मंजूर नहीं है। और एक और बात हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि देश में हमारे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इस बात को लगातार
बोल रहे हैं, जो उनकी इंटेंशन को स्पष्ट करता है कि वो किसी रिफ्यूजी को सिटीजनशिप देना नहीं चाहते, उनको किसी के साथ लगाव नहीं है। वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि मुसलमान डरे नहीं, वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक ही तरह के लोग हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका एजेंडा कम्युनलाइज करने का ही है, उनका एजेंडा सिर्फ सांप्रदायिकता का रंग इस देश में विभाजन करने का, हालांकि चर्चा तब भी हुई शारिक, चर्चा तब भी हुई जब बीसीसीआई चीफ की जो बेटी हैं, सौरभ गांगुली की बेटी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा और खुशवंत सिंह की किताब को कोट करते हुए उन्होंने लिखा। लेकिन फिर जब ये कहा गया उनके पिता की तरफ से कि भाई ये बच्ची हैं अभी, इसको मत ज़्यादा तूल दीजिए और गलत है ये जो कह रही हैं, फिर आप लोगों को कैसा लगता है? वही बात, क्योंकि उसी बात को आप लोगों के बारे में भी कहा जाता है कि भाई ये तो बच्चे हैं, इनको नहीं पता है, इनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, इनको गुमराह किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको शारिक? इसको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, ये टारगेट किया जाता है सबसे पहले। फीमेल को सबसे ज़्यादा, फीमेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे भी दबाने की कोशिश की जाती है। जो आप देखिएगा यहाँ पे अभी मेरे साथी सिर्फ जामिया के हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई साथी यहाँ पे नहीं आ पाई हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं आ पाई हैं क्योंकि उन्हें टारगेट किया जाता है। आज भी वहाँ पे जब हम लोग यहाँ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कुछ बच्चे अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बाबे सईद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पता है सौरभ गांगुली को कि अगर उनकी बेटी ज़्यादा अगर बोलेंगी तो उन्हें टारगेट किया जाएगा, उनका पुराना ट्वीट वगैरह जो कुछ भी होगा उन सबको वापस खंगाला जाएगा और लेकर के आया जाएगा और उनको उस चीज़ के से उनका आवाज़ को दबाया जाएगा। इस वजह से वो लोग बचते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन स्टूडेंट को हम लोग इसी वजह से कह रहे हैं कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती है, वहाँ पे कोई भी ना ABVP है ना NSUI है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ कॉमन स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे लोग आते हैं। हम लोग एक यूनिवर्सिटी को समझना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी क्या है, एक आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी जो हमारा है, वो यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जो हम बात कहीं और नहीं कर सकते, वो यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से चंदा एक सवाल ये भी है, बहुत वक्त मेरे पास कम है, सवाल ये भी है कि जो नागरिक हैं वही वोट देते हैं, वही सरकार बनाते हैं, और अब नागरिकों को ये कहा जा रहा है कि आप प्रूव करिए कि वाकई आप इस देश के नागरिक हैं। तो संविधान आप लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बहुत तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं और एक समझ रखते हैं इस समाज के बारे में। तो जब ऐसा होता दिखता है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी? जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि हम जिस सरकार को खुद चुन के जो है कि सत्ता में वहाँ बैठाए हैं, वो खुद जो है कि नागरिकों पे तानाशाही कर रही है। जिसके बदौलत वो सरकार बनी है और वो जो है कि फिर जो है कि जनता है उसके ऊपर अपना पूरा शासन चला रही है। कि यहाँ पे पूरा तानाशाही का मामला आ गया कि वो अपना जो है कि तानाशाही करना चाहता है। आप कह रही हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि तानाशाही रवैया है ये सरकार का। हालांकि जो तमाम जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं उसे भी गलत माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए इस तरह के प्रदर्शनों में, और लगातार अपील की जा रही है तमाम स्टूडेंट लीडर्स की तरफ से भी कि हिंसा ना हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज राजनीति में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।